हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वाईडी सर। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑन द वाईडी केमिस्ट्री क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए बच्चों, अभी हम जिस यूनिट को स्टडी कर रहे थे वो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज को हम बेसिकली आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम एक टॉपिक और ऐड ऑन करेंगे जो होगा आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, उसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप बच्चों को और कहना चाह रहा था कि अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आप लोगों की लाइव क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इसलिए मैं आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर्स जो डिलीवर करूँगा वो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे। और जब वो टेक्निकल पार्ट रिजॉल्व हो जाएगा देन हम अपनी लाइव क्लासेस को फिर से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के साथ फिर से लाइव इंटरेक्शन करेंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय कीजिए। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब हम स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल्स होते हैं जो आपके पास केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। पॉइंट क्लियर है? मीन्स आपके पास केमिकल के अंदर जो चेंज होगा वो आपके पास डेवलप करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो आप इसको और ये भी लिख सकते हैं, केमिकल change will develop electric change। पॉइंट क्लियर? तो इस पार्ट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि कैसे केमिकल के अंदर जो चेंज है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो उससे पहले हम एक पार्ट और इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपको बताया था कि वहाँ पर बोथ इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर, बट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रोड हैं बच्चे वो आपके पास प्रेजेंट होंगे इन द डिफरेंट कंटेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दो सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स आर present in different container। ठीक है, मीन्स जो एक कंटेनर होगा उस एक कंटेनर के अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन होगा और जो सेकंड कंटेनर है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, रिडक्शंस होगा। पॉइंट क्लियर है? तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस आपके पास अलग अलग कंटेनर में होता है तो यहां पर इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट हाफ। ठीक है, और इसको आप बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंड हाफ। ठीक है, मीन्स फर्स्ट हाफ के अंदर आपका ऑक्सीडेशन होगा और सेकंड हाफ के अंदर आपके पास क्या होगा, रिडक्शंस होगा। ठीक है, और वही सेम चीज़ें जो हमने ऑक्सीडेशंस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हमने बात की थी या हम के रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर बात की थी कि ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक एट एनोड, और अगर हम रिडक्शंस की बात करेंगे तो रिडक्शंस ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड। पॉइंट क्लियर है बच्चे? ओके, तो ये कुछ बेसिक्स था जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड था। पॉइंट क्लियर? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम जो है इसका फर्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ पर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, जो होगा आपके पास जिंक एंड कॉपर का। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जैसे आपके पास ये जिंक है, जिंक रोड है।
ठीक है। इस जिंक रोड को आपने डिप किया ZnSO4 के सॉल्यूशन में, तो ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है दैट इज ए आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि व्हेन ए मेटल is dipped, when a metal is dipped in the solution, in the ionic solution of same metal, then a potential difference is arise between metal and metal ions. That is known as, that difference is known as electrode potential. That difference is known as electrode potential, ठीक है। यहां पर क्या कहता है बच्चे, जैसे आपके पास ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहां पर क्या होगा, दैट विल ब्रेक इनटू ZnSO4 जो सॉल्यूशन है एक्वस, दैट विल ब्रेक इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। पॉइंट क्लियर है। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने किसको डिप किया, जिंक रोड को आपने डिप किया। तो ये क्या कहता है कि जो जिंक सॉलिड है और जिंक आयन है, इनके बीच में एक डिफरेंस अराइज होगा उनके पोटेंशियल का, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। सेम वे से आपके पास कॉपर के केस के अंदर होगा, तो कॉपर के केस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो कॉपर सल्फेट है दैट विल ब्रेक इनटू copper sulfate aqueous, that will break into Cu2 plus aqueous plus SO4 2 minus aqueous। पॉइंट क्लियर, ओके। तो ये इस तरीके से आपके पास क्या होगा बच्चे, बेसिकली ब्रेक होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस कॉपर सॉल्यूशन जो था, इसको आपने, इसके अंदर आपने डिप किया कॉपर रोड को, इसके अंदर किसको डिप किया, कॉपर रोड को। तो यहां पर आपके पास जिंक के कारण आपका पोटेंशियल होगा और यहां पर कॉपर के कारण आपका क्या होगा, पोटेंशियल होगा। पॉइंट क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें जिंक रोड, तो जिंक रोड जो है दैट इज ब्रेक इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये पार्ट आपके पास जो देगा दैट, वो आपके पास क्या देगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को ये आपके पास देगा। पॉइंट क्लियर, ओके। तो आप इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ड्यू टू जिंक। और अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर दैट विल चेंज इनटू Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दैट विल चेंज इनटू कॉपर सॉलिड। पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर कॉपर वाले पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये पार्ट आपके पास जो देगा दैट होगा आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। ये पार्ट आपके पास क्या देगा बच्चे, बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल को ये आपके पास देगा। पॉइंट क्लियर है, ओके। तो जब आपने इन दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट किया तो यहां पर वोल्ट मीटर जो है ये आपके पास कुछ रीडिंग यहां पर देगा, ठीक है। वो आपके पास क्या कहलाएगा, दैट इज नॉन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज नॉन एज योर पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट क्लियर। तो बच्चे मैं अगर यहां पर बात करूं तो मैं यहां पर आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं, ये अभी मैं आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बेसिक्स पार्ट है, मैं उस बेसिक्स पार्ट को आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ओके। ये जो बेसिक्स पार्ट है उस बेसिक्स पार्ट के ऊपर हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चे, बेसिकली अभी काम कर रहे हैं, ओके। ताकि आपको ये समझ में आए कि किन किन बेसिक्स वर्ड्स का, किन किन बेसिक्स एप्लीकेशंस का हम यहां पर यूज करेंगे, ओके। तो देखिए, तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का आपके पास रिडक्शन होगा, ठीक है। जो हमने मेंशन कर दिया कि ड्यू टू जिंक दैट इज शो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ड्यू टू कॉपर इट विल शो रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये आपके पास क्या होगा कि जब आप दो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट
अपने आप डिटेक्ट करेंगे कि भैया इस पार्ट का ऑक्सीडेशन हो गया, इस पार्ट का आपके पास रिडक्शन। ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनकी स्ट्रेंथ के ऊपर वो आपके पास डिपेंड करेगा। पॉइंट क्लियर है? तो आप इसी चीज को क्या बोल सकते हैं बच्चे? आप इसी पार्ट को ईएमएफ भी आप बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं ई सेल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? ई सेल। तो ये जो ई सेल होगा ये क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये इसके आपके पास क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और भी कुछ चेंजेस होंगे वो हम आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर? अब यहां पर जो समझने की बात है, अब हम उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो भैया हमने बताया कि जब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, तो जिंक के विद रिस्पेक्ट हुआ आपका ऑक्सीडेशन और कॉपर के विद रिस्पेक्ट क्या हुआ आपके पास? रिडक्शंस। ठीक है, यहां पर देखिए जैसे आपके पास क्या मेंशन किया हुआ है? साल्ट ब्रीज मेंशन किया हुआ है, बट हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। तो अगर हमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज को समझना है तो मैं यहां पर अभी साल्ट ब्रीज को क्या कर रहा हूं? रिमूव कर रहा हूं, और साल्ट ब्रीज की बजाय मैं यहां पर यूज करता हूं वायर। तो ये जो रेड से जो आपका मेंशन किया है ये सर्किट, दैट इज योर वायर। ठीक है, तो ये मैंने साल्ट ब्रिज को यहां पर अभी रिमूव कर रखा है। साल्ट ब्रिज की बजाय हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं? एक वायर यूज कर रहे हैं। ठीक है, वायर क्यों यूज किया? क्योंकि अगर आपके पास ना कोई साल्ट ब्रिज होगा ना कोई वायर होगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको इन दो कंटेनर को जोड़ना था, तो आपने क्या कर दिया? एक वायर का आपने यूज कर लिया। पॉइंट क्लियर? तो देखिए बच्चे, यहां पर जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, मेरे को एक बार कमेंट करें कि यहां तक का आपका पार्ट क्लियर है या किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या हुआ? जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है दैट विल ब्रेक इन टर्म ऑफ Zn2 प्लस एंड SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, जिंक जो रोड है वो आपके पास डिसोसिएट होने लगा, Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके पास डिसोसिएट हुआ। मींस इस रोड का आपके पास क्या होगा बच्चे? डिप्लेशन। मींस ये टूटने स्टार्ट होगी। ये रोड क्या होगी? आपके पास टूटने स्टार्ट होगी, और यहां से जो Zn2 प्लस है वो इस कंटेनर के अंदर क्या होता जाएगा? गिरता हुआ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ZnSO4 के कारण यहां पर ऑलरेडी Zn2 प्लस था, और जब यहां पर Zn2 प्लस और आके गिरेगा तो इस कंटेनर पे, इस हैंड साइड में आपके पास जो कंसंट्रेशन है Zn2 प्लस की, वो क्या करना स्टार्ट कर देगी भाई? आपके पास इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। पॉइंट क्लियर? ओके। और अगर मैं दूसरे पार्ट में बात करता हूं तो दूसरे पार्ट पर आप देखना, यहां पर क्या हुआ कि चलिए देखिए, Zn2 प्लस सॉल्यूशन के अंदर डिप होना स्टार्ट होगा, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेंगे? इस पार्ट के ऊपर रहेंगे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे चार्ज क्या होगा आपके पास? नेगेटिव। जिंक रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, मींस यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये पार्ट पे आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस एट एनोड। तो यहां पर जो एनोड है उस एनोड पे चार्ज क्या होगा आपका? नेगेटिव चार्ज होगा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वहां पर एनोड पे चार्ज क्या होता था? पॉजिटिव चार्ज होता था। ठीक है, तो ये कई बार क्या होता है कि कई बच्चे और कई टीचर्स ये समझ लेते हैं कि एनोड ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, कैथोड विल कैरी नेगेटिव चार्ज। दैट इज रॉन्ग। ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशंस, किस तरीके से रिएक्शंस आपकी टेक प्लेस होती है। ओके, अब क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था ये ब्रेक हुआ Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के जो Cu2 प्लस आयंस हैं वो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर सॉलिड के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास मेटल है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका कॉपर क्या होना स्टार्ट होगा बच्चे? डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। इसके ऊपर आपका कॉपर क्या होना स्टार्ट होगा बच्चे? डिपॉजिट होना आपका स्टार्ट होगा। पॉइंट क्लियर है?
ओके। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए कि कॉपर 2+ जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो गया कॉपर के अंदर, मतलब Cu2+ की कंसेंट्रेशन घट रही है, जबकि SO4 की कंसेंट्रेशन उतने की उतनी ही है। तो अगर हम Cu2+ और SO4 को कंपेयर करेंगे तो SO4 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और कॉपर की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। तो वो कंटिन्यू क्या करती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब कॉपर की साइड जो कंसंट्रेशन है SO4 की, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, आपके पास इंक्रीज कर रही है। बात आ रही है समझ में या नहीं है? एक बार इतने पार्ट को देखिए पॉज करके, इतने पार्ट को आप समझिए। फिर भी किसी बच्चे की कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, मैं आपके उस डाउट का डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके बच्चे, तो चलिए देखिए। अब तो हमने क्या कहा कि भैया जिंक कंटेनर की तरफ मींस एनोड की तरफ आपके पास Zn2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और कॉपर की तरफ आपके पास जो है वो SO4 की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, आपके पास इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे ये रिएक्शन होती जाएगी कंटेनर लेफ्ट हैंड साइड Zn2+ बढ़ेगा, राइट हैंड साइड SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, अब देखिए होगा क्या भाई, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरी तरफ मूव क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको इस तरफ क्या मिल रहा था, पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था। अब इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव चार्ज इसी कंटेनर में बढ़ जाएगा Zn2+ के कारण, तो ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव करने के लिए क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या होगा, रुक जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर हम ये कहें कि इनमें से कोई ईमानदार इलेक्ट्रॉन हुआ जो कहता है कि नहीं साहब हमको तो अपनी ड्यूटी करनी है, तो क्या होगा, मान लीजिए कुछ एक इलेक्ट्रॉन इधर आपके ईमानदारी दिखाते हुए यहां पर पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इधर कौन बढ़ रहा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉइंट क्लियर है? मींस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन वापस जिंक की तरफ चले गए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्या हो गया बच्चे, रुक गया। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रुक गया तो ये जो वोल्ट मीटर था, इस वोल्ट मीटर ने इंडिकेशन देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। बात आ रही है समझ में या नहीं है? मैंने क्या कहा कि भाई जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में जिंक आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, राइट हैंड साइड में सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करेंगे, रोकेंगे। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर रुकेगा तो वोल्ट मीटर इंडिकेशन देना क्या कर देगा, आपके पास बंद कर देगा। ओके बच्चे, बात आ रही है समझ में? तो अब इस पार्ट को समझिए, अब हमें करना क्या है। ठीक है भैया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू चलता रहे, वोल्टमीटर कंटिन्यू आपका रीडिंग देता रहे, मींस आपके पास कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी क्या होती रहेंगी, डेवलप होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोड्यूस होना क्या हो गया, बंद हो गया। जबकि हमारे पास अभी भी इतनी मात्रा में पार्टिकल प्रेजेंट है जो और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट इनकी आयंस के कारण वो आपके पास क्या हो गया, स्टॉप। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा सिस्टम अराइज करना पड़ेगा जो इन आयंस को क्या करे, न्यूट्रल करे, जो इन आयंस को क्या करे, न्यूट्रल करे। पॉइंट क्लियर है? और दूसरी चीज, वो इस सर्किट को क्या करे, कंप्लीट करे। इस सर्किट को क्या करे, कंप्लीट करे। तो यहां पर आपके पास दो कंडीशंस आपके पास यहां पर आती है। यहां पर आपके पास क्या आती है बच्चे, बेसिकली दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशंस क्या होती है, complete the circuit diagram, complete the circuit diagram। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो आपके पास क्या आता है, मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन बोथ हैंड साइड। दोनों हैंड साइड्स आपके पास जो न्यूट्रलिटी है सिस्टम की, वो क्या रहे आपके पास, मेंटेन।
पॉइंट आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इन दो कंडीशन को जो चीज फुलफिल करेगी वो आपके पास कौन होता है बेटा? योर साल्ट ब्रीज। तो आप वायर को रिमूव करके आप क्या यूज करेंगे? साल्ट ब्रीज का आप यूज करेंगे। तो साल्ट ब्रीज जो है वो आपके पास बेसिकली एक एक्वा सॉल्यूशन होता है KCl का, और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl दैट विल ब्रेक इनटू K पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। ये इनके अंदर क्या होगा? ब्रेक होगा। तो जो Cl माइनस है दैट विल हेल्प टू न्यूट्रलाइज Zn2 प्लस, और K पॉजिटिव दैट हेल्प टू न्यूट्रलाइज SO4 2 माइनस। तो ये आपके पास Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस को क्या कर देंगे बच्चे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आयंस न्यूट्रलाइज होने से आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है दैट विल बी कंटिन्यू, और वो फ्लो आपके पास रहेगा कंटिन्यू। वोल्टमीटर आपके पास कंटिन्यू रीडिंग देता रहेगा, और आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती रहेगी? प्रोड्यूस होती रहेगी। बात आ रही है समझ में? तो ये आपके पास जो है बेसिकली ये जो दो पॉइंट हमने लिखे हैं, ये दो पॉइंट आपके पास क्या हैं बच्चे? ये दो पॉइंट हैं आपके पास फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। ये क्या है आपके पास? दो पॉइंट दैट कॉल्ड द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रीज। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रीज जो है वो हमारे लिए क्या वर्क करता है? वो एक तो सिस्टम को कंप्लीट, सर्किट को कंप्लीट करता है, और वो सिस्टम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में क्या करता है? आपके पास हेल्प करता है। बात आ रही है समझ में? यस और नो? प्लीज कमेंट मुझे जरूर करें एक बार, आप लोगों के कमेंट मिलने जरूरी हैं। यस, ओके बच्चे, चलिए देखिए, फिर भी किसी बच्चे की डाउट रहता है किसी पार्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अपना डाउट मेरे से शेयर कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो देखिए यहां से अब हम बात करें कि भैया एनोड पार्ट पे क्या हुआ, व्हाट हैपन एट एनोड। ठीक है, एट एनोड क्या हुआ आपके पास? एनोड पे क्या हुआ बट्टे? जिंक सॉलिड दैट विल कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो कन्वर्ट हुआ। ठीक है, एट कैथोड पे क्या हुआ? Cu2 प्लस एक्वस वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। पॉइंट क्लियर है? तो जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस, कॉपर 2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू कॉपर के अंदर, दैट इज नोन एज योर फर्स्ट हाफ। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज द सेकेंड हाफ। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है भाई, अब बात आती है कि हम इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, अगर हम बात करें इस फिगर की, तो इस फिगर में या इस डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले कौन होगा? ऑक्सीडेशन। भैया रिडक्शन तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। ठीक है, और गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप विल टेक इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। ठीक है, तो मतलब जब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट आप कैसे करेंगे? जो जिंक है दैट विल कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस, जिंक विल कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस। ठीक है, अब आपके पास जो Cu2 प्लस है वो आपके पास कन्वर्ट होता है किसके अंदर? कॉपर के अंदर वो आपका कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो Zn2 प्लस के नीचे एक्वस और जिंक के नीचे क्या मेंशन कर दीजिए? सॉलिड आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दो पार्ट को जो कनेक्ट करता है, या हम कहें एनोड और कैथोड को, या हम कहें इन टू हाफ्स को जो कनेक्ट करता है, वो आपके पास कौन होता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज। तो आप बीच में ये जो डबल लाइन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों पार्ट शो करेंगे तो उसको हम बोलते हैं बच्चे दैट इज, दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं डैनियल सेल भी आप उसको बोल सकते हो। पॉइंट क्लियर? इसको आप क्या बोल सकते हो? डैनियल सेल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर हमें इसका ई सेल फाइंड आउट करना है तो इसका जो ई सेल है वो किसके बराबर होगा? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन के ये आपके पास क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। पॉइंट क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पर जिंक
का भी आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है जी, कॉपर का तो हो गई आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो आप इस ई सेल को कैसे लिख सकते हो? ई सेल जो है वो आपका होगा रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड का? राइट हैंड साइड का, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। पॉइंट क्लियर है बच्चे? ओके या नहीं है? ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बच्चे देखिए ऑक्सीडेशन जो और रिडक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो बच्चे जब आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो जिंक का अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा? जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+, ये किसके बराबर होगा? नेगेटिव होगा किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। नेगेटिव होगा किसका? रिडक्शन पोटेंशियल का। पॉइंट क्लियर है बच्चे? मैंने क्या कहा? आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, आपको ऑक्सीडेशन निकालना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या होगा? जस्ट रिवर्स होगा, तो रिवर्स करने के लिए आपने उसका आगे क्या यूज कर दिया? माइनस का साइन आपने यूज कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखो Zn2+ विल कन्वर्ट इनटू जिंक, मींस यहां पर रिडक्शन कर रहे हो। यहां पे Zn विल कन्वर्ट इनटू Zn2+, ये क्या है? आपके पास ऑक्सीडेशन है, तो आपने रिडक्शन पोटेंशियल को कन्वर्ट किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर क्या यूज करके? माइनस यूज करके आपने उसको कन्वर्ट। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपकी चॉइस है, आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हो, आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हो, दोनों ही फॉर्मूले से आपके पास आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। बात आ रही है समझ में बच्चे या नहीं है? एक बार इसको देखें, फिर भी किसी बच्चे की कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हो, बिल्कुल भी घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरे को इस पे जो है कमेंट ज़रूर करना बच्चे, आपके कमेंट जो हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसलिए कमेंट आप हमेशा करते रहा करें। ओके, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट मिलने आपके बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एक चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर ये भी बताएं कि जो आज हमने राइटिंग के लिए जो आपकी नोटबुक का डिज़ाइन लिया है, ये आप बच्चों को कैसा लग रहा है, इस चीज़ के बारे में भी मुझे एक बार ज़रूर बताना। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पार्ट की अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे दिमाग में और आएगी क्या कि क्या हमेशा कॉपर रिडक्शन ही शो करेगा? तो मैंने क्या कहा बच्चे? नहीं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना हमेशा डिपेंड करता है कि आप जो सॉल्यूशन ले रहे हो, जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो, वो किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हो, वो हमेशा उसके डिपेंड करता है। जिसको हमने क्या बोला था? दैट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी के ऊपर वो क्या करता है? आपका बेसिकली डिपेंड करता है। बात आ रही है समझ में? ओके, तो यहां पर देखिए बच्चे, ये जो पॉइंट है आपके पास, अगली जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर आपका ये पॉइंट क्या होगा बच्चे? क्लियर होगा। जैसे ये मैंने एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो मैंने यहां पर दो सॉल्यूशन जो ले रखे हैं और दो इलेक्ट्रोड जो ले रखे हैं, उसमें एक है आपके पास कॉपर और दूसरा क्या है आपके पास? सिल्वर। तो यहां पर आप देखोगे जो कॉपर है, उस कॉपर का आपके पास क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, जबकि लास्ट पार्ट में कॉपर का क्या था बच्चे? आपके पास रिडक्शन था। यहां पर जो Ag है उसका क्या हो रहा है आपके पास? दैट डूइंग रिडक्शन। ठीक है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड कि हम किसके विद रिस्पेक्ट आपका यूज कर रहे हैं उसको। पॉइंट क्लियर? तो यहां पर आपके पास क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन का पार्ट होगा, यहां पर जो कॉपर सॉलिड है वो आपके पास कन्वर्ट होगा Cu2+ एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट होगा। रिडक्शन में क्या होगा आपके पास रिडक्शन के अंदर जो Ag पॉजिटिव है एक्वस, वो कन्वर्ट होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag सॉलिड के अंदर आपके पास क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास है अगर हम इनके लॉस और गेन की बात करें। ठीक है,
अब अगर हम इसको डैनियल सेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या हम इसको ओवरऑल लिखें तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ जबकि गेन कितना कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करने के लिए आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास जो कॉपर सॉलिड है +2 Ag पॉजिटिव एक्वस, वो आपके पास कन्वर्ट होता है कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस +2 Ag सॉलिड के अंदर, वो आपका क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। पॉइंट क्लियर। अब यहां पर देखो एक पॉइंट और निकल के आता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, आपके पास 1 मोल जो कॉपर है वो डिसोसिएट हो रहा है, तो आपके पास सिल्वर के कितने मोल डिपॉजिट हो रहे हैं, आपके पास 2 मोल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। तो आप यहां पर क्या कहोगे, 1 मोल ऑफ कॉपर डिप्लेशन, ठीक है, डिपॉजिट 2 मोल्स ऑफ सिल्वर। कितने मोल्स डिपॉजिट करता है सिल्वर के, 2 मोल्स को वो डिपॉजिट करता है। ठीक है, जबकि जिंक और कॉपर के केस में क्या था, जिंक का 1 मोल कॉपर के ही 1 मोल को क्या कर रहा था, डिपॉजिट कर रहा था। ठीक है बच्चे, ओके। तो और यहां पर ये जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है 0.46, तो ये आपके पास ई सेल है, ये ई सेल है इन दोनों के पोटेंशियल का रिजल्टेंट यहां पर है। और यहां पर जो आपने साल्ट ब्रिज के अंदर यूज किया है वो कौन यूज किया है, KNO3 का आपने यूज किया है। तो KNO3 जो है वो एक्स्ट्रा Cu2+ और एक्स्ट्रा आपके पास NO3- को न्यूट्रलाइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ताकि आपके पास ये जो सेल है ये कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता रहे, प्रोड्यूस करता रहे। ओके बच्चे, ठीक है। अब देखो यहां पर अब एक और पॉइंट आता है आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे, ये जो वोल्टमीटर है ये आपके पास जो रीडिंग शो करता है ये इन दोनों के रिजल्टेंट की रीडिंग शो करता है, चाहे वो कॉपर सिल्वर का केस हो या जिंक कॉपर का केस हो। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल कॉपर की EMF फाइंड आउट करना है या इंडिविजुअल सिल्वर का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, EMF मैंने गलत बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमें इंडिविजुअल कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या इंडिविजुअल सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो यहां से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो ई सेल है, ये ई सेल किसके बराबर है, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन के, ये आपके क्या है बच्चे, बराबर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो रीडिंग आती है वो ई सेल की रीडिंग आती है। तो अगर ई सेल आपने फाइंड आउट कर ही रखा है, वो जो यहां पर पता चली जाएगा। आपको ई ऑक्सीडेशन निकालना है तो ई ऑक्सीडेशन निकालोगे तो बच्चे कैसे निकालोगे, ई सेल माइनस में ई क्या होगा, रिडक्शन होगा, ई क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ई रिडक्शन की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, बट आपको तो उसकी भी वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बेटे, हम एक ऐसा पोटेंशियल डेवलप करें जहां पर उसकी ई रिडक्शन वैल्यू क्या हो, 0, ई रिडक्शन वैल्यू क्या हो, 0। तो अगर ऐसा होता है तो ई ऑक्सीडेशन बराबर हो जाएगा किसके, ई सेल के। पॉइंट क्लियर है। या हम ऐसा पोटेंशियल डेवलप करें जहां पर ई ऑक्सीडेशन किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो उस केस के अंदर जो ई सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई रिडक्शन के, वो आपका बराबर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो मुद्दे की जो बात है वो है आपके पास कि आप लोगों को एक ऐसा पोटेंशियल अराइज करना पड़ेगा, कैसा पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0 या किसी एक की वैल्यू 0। ठीक है, तो आपको ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप करना है उस पोटेंशियल का नाम होगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप उसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए हम इसके अंदर हम उस पार्ट को क्या करेंगे, नेक्स्ट के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर। तो यहां पर ये है आपके पास दैट इज कॉल्ड योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
या आप इसको बोल सकते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा, यहां पर देखिए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर देखिए बेटा, ये आपने ले रखा है वाटर, चलिए यहां पर इसने क्या ले रखा है, HCl ले रखा है। ठीक है, तो HCl जो है एक्वस फॉर्म में, दैट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो है HCl की बजाय वहां पर आपको गिवन मिलेगा H2O, तो आप वहां पर H2O का भी यूज करेंगे तब भी सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है बेटे, ये आपने जो है प्लेटिनम रोड को ले रखा है, ये आपने कॉपर वायर को यहां पर कनेक्ट कर रखा है प्लेटिनम रोड के साथ। यहां से आप हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे बच्चे, फ्लो करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से फ्लो होगी और मरकरी के कॉन्टैक्ट और प्लेटिनम रोड के साथ यहां पर वो आपके पास जो H2 है गैस, ये आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम प्लेट, ये आपके पास कन्वर्ट होगा इनटू H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पार्ट क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन। पॉइंट क्लियर? ओके, अब देखिए दूसरे पार्ट में क्या होगा। तो भैया यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीडेशन शो किया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां पर लॉस किया। अब क्या होगा, HCl के अंदर आपके पास H पॉजिटिव एक्वस यहां पर प्रेजेंट था। ठीक है, यहां पर क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट होगा रिडक्शन। ठीक है, तो H प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, H के अंदर। बट H कभी भी फोर होता नहीं है, वो अनस्टेबल होगा। हाइड्रोजन अगर रिलीज होगी दैट विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ H2, जो कि आपके पास क्या होगा बच्चे, गैस होगा। इसको बैलेंस करना है तो ये आपके पास क्या हो गया, 2H पॉजिटिव। इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का आपने यूज किया। ठीक है, तो बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है इसके अंदर आप ये गैस जो सप्लाई कर रहे हो, आप उस गैस को यूज कर रहे हो। यहां पर जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो वो HCl का पार्ट है। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर जब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे तो नेट रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, 0। नेट रिजल्ट क्या होगा आपके पास, 0। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस पार्ट का ई ऑक्सीडेशन, इस पार्ट का ई रिडक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अपोजिट होंगे, सेम रिएक्शन है, जो अमाउंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो नेट रिजल्ट वो क्या कर देंगे आपके पास, 0। मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो पोटेंशियल आएगा, इसका क्या आएगा, जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 0 होगा। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा आपके पास, 0। पॉइंट क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया हम एक ऐसा पोटेंशियल जो है वो डेवलप कर चुके हैं, एक ऐसा पोटेंशियल हम डेवलप कर चुके हैं जहां पर उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 0 रहेगी। पॉइंट क्लियर है? तो अब देखिए, जैसे हमने जिंक और कॉपर का केस लिया था, अब हमें मान लीजिए जिंक का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं उसको कॉपर की जगह पे किसको रिप्लेस कर दूंगा, मैं हाइड्रोजन पोटेंशियल को मैं यूज कर लूंगा। अगर हमें कॉपर का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं जिंक को रिमूव करके मैं हाइड्रोजन पोटेंशियल को वहां पर क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से हम जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में या नहीं है? ओके, तो चलिए देखिए अब हम यहां पर बात करते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चे देखिए ये केस था, यहां पर मैंने क्या बताया, जैसे अभी जस्ट आपको बताया कि भाई जिसका भी पोटेंशियल निकालना है उसके विद रिस्पेक्ट जो सेकंड वन है उसको हटा दो, उसकी जगह पे आप किसको यूज कर लो, हाइड्रोजन को यूज कर लो। ये आपका हाइड्रोजन है। आपको कॉपर का निकालना है तो यहां पर कॉपर रख लो, जिंक को रिमूव कर दो, जिंक की जगह पे हाइड्रोजन को लगा दो। आपको जिंक का निकालना है तो कॉपर की को रिमूव करके कॉपर की जगह पे आप हाइड्रोजन का यूज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप क्या कर लोगे बच्चे, कैलकुलेट कर लोगे।
पॉइंट क्लियर है? तो यहां पर जो वोल्टमीटर आपके पास रीडिंग देगा, यहां पर जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो रीडिंग आपके पास किसकी होगी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रीडिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो बेटे ये तो आपके पास सिंपल सी बात है, ये तो वही ई सेल है, ये तो वही ई सेल है जो कि क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। पॉइंट क्लियर है? अब ये है स्टैंडर्ड। मान लीजिए मैं रिडक्शन वाले पार्ट पे हाइड्रोजन को रख दिया तो ये पार्ट क्या हो गया आपके पास? 0। अब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ किसके कारण है? किसके कारण है? ऑक्सीडेशन वाले पार्ट के कारण है। अगर मुझे स्टैंडर्ड लेकर आना है तो मैं स्टैंडर्ड कंडीशन को रीयूज कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो वोल्टमीटर आपके पास रीडिंग देगा वो कौन सी देगा? आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देगा। तो जब स्टैंडर्ड की वैल्यू देगा तो ये जो ई ऑक्सीडेशन था ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ई नॉट ऑक्सीडेशन के अंदर ये आपके पास क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ओके तो ई नॉट ऑक्सीडेशन के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास रिडक्शन आपका हाइड्रोजन का था, ये तो आपके पास ऑलरेडी क्या था? स्टैंडर्ड था। इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही स्टैंडर्ड है तो ई सेल जो आएगा वो भी आपके पास क्या होगा? स्टैंडर्ड। पॉइंट क्लियर है? और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ई सेल क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन के आपके पास बराबर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ओके तो देखिए यहां पर इस केस को देखिए भाई, यहां पर हमें कॉपर का पोटेंशियल निकालना है। यहां पर हमें किसका पोटेंशियल निकालना है बच्चे? कॉपर का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो भैया मेरे को कॉपर का पोटेंशियल निकालना है तो मैंने जिंक को हटा के क्या यूज कर दिया? हाइड्रोजन का हमने यूज कर दिया। यहां से मैं हाइड्रोजन गैस को पास करा रहा हूं, ये आपके पास ये जो एंड है दैट इज योर हाइड्रोजन पोटेंशियल। ये क्या है आपके पास? हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है, और आपने पढ़ा था कि इसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपके पास? 0। यहां पर वोल्ट मीटर ने जो रीडिंग दी वो कितनी दी? 0.34 वोल्ट की उसने रीडिंग दी। ठीक है, ई नॉट यूज कर रहा है। ई नॉट यूज कर रहा है मींस आप स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर इसने जो वैल्यू दी वो कितनी दी? 0.34। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा ई नॉट सेल जो है वो किसके बराबर होगा? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू होगी। बच्चे आप स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हो, कॉपर की बात करो तो जिंक को हटा के आपने कॉपर को यूज किया है तो ये पार्ट आपके पास हाइड्रोजन का है, ये 0 प्लस क्या हो गया? ई नॉट रिडक्शन। ये क्या हो गया? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चा आपके पास? 0.34। तो मींस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन का मतलब है ई नॉट Cu2 प्लस कॉपर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 0.34 आपके पास उसकी क्या रहेगी? वैल्यू रहेगी। पॉइंट क्लियर? अच्छा वो शिफ्ट ठीक है भाई, हो गया। चलिए ये हो गया आपके पास कॉपर का, आपने कैसे फाइंड आउट किया। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया अगर हमें जिंक का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कितना होगा। तो चलिए देखिए भैया, आपने यहां पर क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया भैया? जिंक को फाइंड आउट करना है तो आपने कॉपर को हटा के आपने किसको लगा दिया? हाइड्रोजन को लगा दिया। कॉपर को हटा के किसको लगा दिया? हाइड्रोजन को लगा दिया। तो ये हो गया स्टैंडर्ड पोटेंशियल। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? 0। तो वोल्टमीटर जो यहां पर रीडिंग देगा वो सिर्फ किसके कारण देगा? जिंक के कारण देगा। अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन को यूज करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा किसका? जिंक का। बात आ रही है समझ में या नहीं है? तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे, जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं और हम ओवरऑल पोटेंशियल जो है उसको क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर हमने फाइंड आउट कर रखा है तो ओवरऑल निकालना है तो वो भी आपके इन दोनों का ही क्या होता है? सम। ठीक है, तो ये आज का जो था हमारे पास कुछ बेसिक्स था, और बेसिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास। और जो आपका अगला जो टॉपिक होगा नर्नेस्ट इक्वेशन का, तो वहाँ पर भी ये आपके पास क्या होगा बच्चे? यूज़ होगा।
ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप अपने घर से बड़े ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट मेरे को शेयर कर सकते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। पॉइंट क्लियर है? तो चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास के अंदर फिर आपसे मिलते हैं और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द हमारी लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।